क्लास 12 चैप्टर चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक में एजर्शन एंड रीजन, जो कि सीबीएसई एंड कंपटीशन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से होने वाला है। एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट फॉर्मूला नॉलेज, सारी नॉलेज होने के बाद भी हम लोग अटक जाते हैं। हमें नहीं पता लग पाता कई बार कि एजर्शन सही है या रीजन सही है, क्योंकि एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में बहुत डिटेल और बहुत डीपली जाके पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो आज देखते हैं एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन कर डाले तो आपकी लाइफ सेट है, ठीक है। आपको उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बहुत ही प्यारा एजर्शन रीजन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एजर्शन रीजन क्वेश्चन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये भी है, आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पूरा पीडीएफ निकाल लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकाल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड देन उस सॉफ्ट कॉपी से पहले खुद से ट्राई मारिएगा, या फिर जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही है बीच में पॉज करके एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन को मेंशन किया जाता है। एजर्शन रीजन किसी के लिए भी कोई नया टॉपिक तो है नहीं, बस प्रॉब्लम ये होती है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। 4 में से एक ऑप्शन तो आपका यूनिवर्सल है, ए और बी। ए का मतलब होता है assertion is true, reason is also true, assertion and reason both are depend on each other, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि reason is the correct explanation of the assertion। ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है assertion भी सही है, reason भी सही है, बट reason correct explanation नहीं है assertion की, ये ऑप्शन नंबर बी होता है। सी और डी के बारे में कुछ फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सी और डी जनरली चेंज हो जाता है। बेसिकली वैसे सी यही बोलता है कि assertion सही है, reason गलत है, और डी ये बोलता है कि assertion गलत है और reason भी क्या आपका गलत है। बट सी और डी को थोड़ा सा आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कौन सा एजर्शन सही है, कौन सा रीजन गलत है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1, एजर्शन दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। जिन बच्चों ने डिटेल में बात कर रखी है उन्हें अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको दूसरा नाम जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते? क्योंकि अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा, इंटरसेक्ट किया, तो एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी कि ये जो एजर्शन लिखा है ये बिल्कुल सत्य साबित हो गया, बिल्कुल ट्रू है। बात करते हैं इसके रीजन की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज, जिसे सुपर इम्पोज का मतलब ना पता हो तो सुपर इम्पोज का मतलब होता है मिलके एक न्यू बनाना, टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट में अगर आप निकालोगे वो सुपर इम्पोज हो जाएगी, मिलेगी और मिलके एक सिंगल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मेक कर रही होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट में मिलती है और वहां से क्या बनती है, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर से क्वेश्चन है। तो एजर्शन भी सही है आपका और रीजन भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं? कोई बच्चा सोच के बता सकता है इसका आंसर? क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। काफी बच्चों को लगता है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, लेकिन नहीं। ये एक अलग प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ये एक अलग प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। ये खाली डायरेक्शन बता रहा है कि एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, जबकि ये बता रहा है कि वो मिलके एक बना रहे हैं। तो दोनों बातों में क्या फर्क है? तो इसका यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट एजर्शन सही, रीजन सही, बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। यानी कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। चलिए सेकंड की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एजर्शन द कॉलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। क्या कॉलम फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स होती है यूनिवर्स के अंदर? तो भैया बात ऐसी है, डोमिनेटिंग फोर्स तो हमारी एक ही होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डोमिनेटिंग फोर्स की होती है, ना कि कॉलम फोर्स आपकी डोमिनेटिंग नेचर की होती है। सेकंड, यानी कि एजर्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, इसका गलत साबित हो गया, क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट होती है, ना कि कॉलम फोर्स होती है। अब रीजन की तरफ प्रस्थान करते हैं। द कॉलम फोर्स इज द वीकर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में पाई जाने वाली जो भी आपकी फंडामेंटल 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसमें सबसे वीक फोर्स जो होती है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ना कि कॉलम फोर्स होती है। तो रीजन भी इसका क्या हो गया, गलत। तो आपका यानी कि जनरली ये आंसर वैसे डी की तरफ जाता है, बट आप पढ़ लीजिएगा कि इसका वो टिक मारिएगा जिसमें एजर्शन भी गलत है और रीजन भी क्या हो, गलत। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही गलत है आपके, एजर्शन रॉन्ग एंड रीजन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एजर्शन when bodies are charged through a friction there is a transfer of electric charge from one body to another body। सारे बच्चे इस बारे में पढ़ चुके हैं। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने की वजह से फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है या हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस जो होती है वो क्या करती है, लूजर बॉडी जो होती है, यानी कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली पैक है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और जो बॉडी टाइटली पैक होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। कुछ इस तरीके से मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, दोनों में से ये वीकर है
वीकर मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लूजली पैक है, ये टाइटर है, इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक है। जैसे ही फ्रिक्शन करोगे हीटिंग होगी, रबिंग के कारण हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीट इफेक्ट की वजह से होगा क्या कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। तो यहाँ पे ए वाली बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो बी वाली बॉडी को इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके ऊपर आता है बेटा प्लस का साइन। कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है उसके ऊपर आता है माइनस का साइन आता है। ऐसा कैसे हो गया, आप सभी ने पढ़ा होगा सोडियम के बारे में, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और जनरली सोडियम क्या करता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसके कारण वंस इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा क्लोरीन भाई होता है, क्लोरीन भाई के होता है एटॉमिक नंबर 17 और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 18 पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना पड़ता है। और जो बॉडी या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर बी वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था इसलिए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ए वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसलिए इसके ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया फ्रिक्शन का कंसेप्ट। अब अपने एजर्शन की तरफ बढ़ते हैं। When bodies are charged through a friction, there is a transfer of electric charge from one body to another body। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है, ए वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बी वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया है। बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। काफी बच्चों को ये लगता है कि चार्ज को हमने बना लिया। बेटा चार्ज को बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया, प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि भैया किसी चीज से निकाल करके वहां से प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब उत्पत्ति करना। और क्रिएट का मतलब होता है भैया एक नया विस्तार से प्रस्थान करना। ये ज्यादा हिंदी हो गई, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा कि आपको किसी चीज से नया एक बनाना, ठीक है, किसी चीज की हेल्प लेके कोई नई चीज को बनाना, इसको प्रोड्यूस बोलते हैं। जबकि क्रिएट का मतलब होता है नई उत्पत्ति करना, यानी कि बिल्कुल नहीं है, किसी की हेल्प लिया बने, आपने क्या कर दिया, कोई नई चीज बना दी। तो बेटा ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये बोलती है ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता और ना ही चार्ज को क्या किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज क्या है, बिल्कुल सही है। चार्ज का खाली प्रोडक्शन किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एजर्शन तो क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही साबित हो गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन के बारे में बात करते हैं। तो रीजन भी देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से है। तो रीजन कह रहा है दिस फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा अभी आपको बताया गया ये होता किसकी वजह से है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एजर्शन भी सही है आपका, रीजन भी क्या हो गया इसका, सही साबित हो गया। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो हाँ भाई 100% दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली यूनिवर्सल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंस भी होंगे, यानी कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, एक और लवली क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कूलम्ब अट्रैक्शन होता क्या है, मान लो एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है बेटा, और एक बॉडी है, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, और एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज। तो आप सभी को पता है पॉजिटिव बॉडी और नेगेटिव बॉडी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड इसी अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, कूलम्ब अट्रैक्शन नाम दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मे नॉट बी चार्ज। अब ये मे नॉट बी चार्ज का मतलब है, कहता है दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो, बट हो सकता है दोनों में चार्ज ना हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर दोनों बॉडी में चार्ज ही नहीं है तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगी, क्योंकि अभी तो आपने बताया कि अट्रैक्शन करने के लिए एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर दो बॉडी अनचार्ज है वो तब भी अट्रैक्ट कर सकती है। वो कैसे करेगी, देखो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर दो बॉडी अनचार्ज है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि उस बॉडी के पास चार्ज तो होगा बट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में होगा। मतलब अगर पॉजिटिव तीन नेगेटिव है तो बेटा यहाँ पे अगर आप नेट चार्ज निकालोगे ए वाली बॉडी पे तो नेट चार्ज कितना निकल के आएगा, 0। तो क्या आप इसको कह सकते हो अनचार्ज है, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो कि ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 0, ठीक है। बट इसके बाद चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में, ठीक है। इसके सामने मैं बी वाली बॉडी लेके आ जाता हूँ, ये भी अनचार्ज है, ठीक है, ये भी क्या हो गई आपकी अनचार्ज हो गई। भाई जितना पॉजिटिव बनाओगे उतना नेगेटिव बना लेना। चलिए अब बच्चे बोलेंगे ये ए और बी तो अनचार्ज है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट थोड़ा ना करेगी। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ अभी तो ये दोनों की दोनों अट्रैक्ट नहीं करने वाली, बट होता क्या है जैसे आप इन दोनों बॉडी को पास लेके आओगे
एक प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है पोलराइजेशन वाली प्रोसेस। पोलराइजेशन के बारे में बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, तो इससे बेटर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक चार्ज लेके आ गया, प्लस का क्यू लेके आ गया। क्या लेके आ गया? उस बॉडी के पास प्लस का क्यू। आप सभी को पता है प्लस का क्यू वाला चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो होगा क्या, जैसे ही आप प्लस का क्यू लेके आएंगे तो ये जो बी वाली बॉडी है ना, इसका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलूं या फिर जो सिमेट्रिकल मैनर में चार्ज नहीं है, वो सारे का सारा सिमेट्रिकल मैनर में आ जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा कि इस बॉडी का सारा नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा और सारा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, एक तरफ। क्या ये बॉडी अभी भी अनचार्ज है? तो हाँ भाई, ये बॉडी अभी भी अनचार्ज है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैं इसके पास कौन सा चार्ज लेके आ गया था, प्लस का क्यू, जिसने नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। चलिए, इसी तरह से जो ए वाली बॉडी है इसके पास रखी गई है, ये प्लस वाला क्या करेगा, इस ए वाली बॉडी के नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या ये बॉडी अभी अनचार्ज है? हाँ। ये बॉडी भी अभी अनचार्ज है? हाँ। अब क्या ये दोनों बॉडी को अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों बॉडी को हाफ ऑफ करके देखो तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या लगने वाला है, कूलम अट्रैक्शन लगने वाला है। ऊपर वाली बॉडी में कूलम अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी में ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सिमेट्रिकल मैनर में नहीं थे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ही थे। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, जिसके कारण चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और दोनों बॉडी ने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट। और ऐसा हुआ क्यों, ये प्लस चार्ज लाने की वजह से। या फिर आप पोलराइजेशन वाले कंसेप्ट को डिटेल में बात करना चाहे तो उसको पढ़िएगा, पोलराइजेशन वाले कंसेप्ट से और डिटेल में इसको समझ सकते हैं, बट इतना कंसेप्ट भी समझ लिया, ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। चलिए, तो इसका एजर्शन तो बिल्कुल सत्य साबित हो गया। अब रीजन की तरफ बढ़ते हैं। इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज। भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कूलम अट्रैक्शन जो होता है वो दो अपोजिटली चार्ज बॉडी के बीच में होता है। सेम चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? सेम चार्ज तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और शायद किसी को पता हो कि इसको लाइक चार्ज भी बोलते हैं। जब दो बॉडी, दो चार्ज सेम हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, और दो अपोजिट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज बोलते हैं। ये वाली कहानी पड़ी होगी, तो रीजन भी क्या हो गया, इसका सत्य साबित हो गया। क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे? एजर्शन तो सही है, रीजन भी सही है। अब हमें सोचना है कि क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, तो हाँ, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही बारे में बात कर रहे हैं, कूलम अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो बढ़िया से बिंदास हो गया। ऑप्शन नंबर ए, दैट एजर्शन सही, रीजन सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स with which two charge attract or repel each other are not affected by presence of third charge। भैया कूलम लो, जिन बच्चों ने खाली न्यूमेरिकल की है और जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है और जिन बच्चों ने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और कंसेप्ट पढ़े हैं, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉलम लो की फोर्स की प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एग्जाम्पल के तौर पर, each other are not affected by the presence of third charge। मान लो एक और चार्ज है Q3, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके प्रेजेंट होने से या ना होने से Q1 और Q2 के बीच में कोई फोर्स का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कूलम फोर्स जो होती है वो दो चार्ज के बीच में निकाली जाती है। अगर Q1 और Q2 के बीच में फोर्स 10 न्यूटन लग रही है, तो बेटा याद रखना, Q3 हो यहाँ पे, चाहे Q4 हो, चाहे Q5 हो, इन सारे चार्जेस की वजह से Q1 और Q2 के बीच की फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, हमने तो ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, हमने तो भर भर के न्यूमेरिकल किए थे स्क्वायर वाले, तो हमें तो ये बताया गया था कि Q1 पे Q2 भी लगाएगा, Q3 Q4, जिसके कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो बेटा जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग आएगा। तो भैया बात ऐसी है, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन एक चीज ना दोबारा पढ़ लेना चाहे तो, Q1 और Q2 के बीच में अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रही है तो ये 10 न्यूटन ही लगेगी, चाहे यहाँ पर 1000 चार्ज लेके आ जाओ, इन दो चार्ज के बीच की फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कूलम लॉ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे मैक्सिमम बच्चा इग्नोर मारता है, बट आप लोग इग्नोर मत मारना, वरना सीबीएसई आपको इग्नोर मार देगी, ठीक है। और सीबीएसई ने इग्नोर मारा तो कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए इसको ध्यान रखना कि दो चार्ज के बीच में ही फोर्स लगती है, दो चार्ज के बाद तीसरा चार्ज प्रेजेंट हो या ना हो, उसको दो चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पक्के प्रेमी है बेटा, कैसे है ये पक्के प्रेमी, दो प्रेमी के बीच में अगर प्रेम है तो तीसरे या चौथे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा ही कुछ सिस्टम है इसमें। अब रीजन की बात कर लेते हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स दैट चार्ज ड्यू टू द चार्ज टेकन वन एट अ टाइम।
ये बात तो अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस करी हमने कि भैया कह रहा है कि अगर किसी भी चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स जो होगी इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स दैट कैन द अदर चार्ज। यानी कि Q1 पे अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो पहले Q2 से निकालो, Q3 से निकालो, Q4 से निकालो, इनका वेक्टर सम करो। सारे बच्चे ये स्क्वायर वाले, ये ट्रायंगल वाले, क्योंकि सारी दुनिया करती है स्क्वायर और ट्रायंगल, ये वाले क्वेश्चन करे होंगे तो पता होगा कि नेट फोर्स जब इसमें निकालते हैं तो हम डायरेक्शन बनाते हैं और फिर रिजल्टेंट फोर्स जो हमारी आती है वो आती है F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा करके। और बच्चे को पता है कि भैया ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर की वजह से आती है, यानी कि इसका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, बस आपको ये सोचना है। तो देखो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं कर रहे, क्योंकि पहला वाला जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि दूसरा वाला उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। तो दोनों बातें सही तो है लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मेटेलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ होलो शेल। होलो शेल जब भी वर्ड आ जाए ना, हमेशा इस चैप्टर के देवता, इस चैप्टर का जो देवता है यानी कि चैप्टर का जो मेन हीरो है वो है भैया गॉस थ्योरम। कौन है आपकी? गॉस थ्योरम। जब भी होलो शेल आ जाए गॉस थ्योरम की बात याद रखना। गॉस थ्योरम बोलती थी होलो खोखला शेल जो होती है या रिंग जिसे बोलते हैं, इसके अंदर बेटा नेट चार्ज की वैल्यू होती है 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नेट चार्ज 0 कैसे हो गया? बेटा सारा चार्ज ना, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में या होलो शेल में या रिंग में, इन तीनों केस को ध्यान रखना, चार्ज जो होता है बॉडी की सरफेस में होता है, और अगर बॉडी की सरफेस में चार्ज है तो अंदर चार्ज कितना आएगा बेटा? 0 आने वाला है। गॉस थ्योरम बोलती है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर का चार्ज 0 तो फ्लक्स की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी? अंदर 0। फ्लक्स की वैल्यू 0 तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0। ये ध्यान रखना, ये 3 केस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आपको मैंने बता दिया कंडक्टर के लिए बता दिया, एक मैंने आपको किसके लिए बता दिया? रिंग के लिए बता दिया, और दूसरा होलो शेल तो यहाँ पे लिखा ही है तो इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये 3 केस के लिए इसको ध्यान रखिएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फ्लक्स क्या होने वाला है? 0। अब क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक मेटेलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ होलो शेल मे बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर देती है। क्या ये सच है या झूठ है? देख लेते हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बिंदास होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ जा पाएगी? नहीं जा पाएगी भैया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ये इसको आगे जाने देगी नहीं, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर कैसे जाने देगी? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गई नहीं तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं निकल पाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी नहीं। और अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकली तो बेटा क्या ये शील्ड की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल ये शील्ड की तरह बिहेव करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो एक रेड लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं रेड लाइट आ रही है और इसके आगे मैं एक ब्लैक कलर का पेपर लगा देता हूँ। क्या लगा दिया? एक ब्लैक कलर का मोटी सी शीट का पेपर लगा दिया। तो जैसे ही ब्लैक कलर का बहुत डार्क पेपर लगाऊंगा मोटी शीट का, तो क्या ये रेड लाइट दूसरी तरफ जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। और अगर वो नहीं जा पाई तो इसको हम किसकी तरह बिहेव करेंगे? शील्ड की तरह बिहेव करेंगे। सेम यहाँ पर भी है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या वो अंदर जा पाएगी? अरे अंदर 0 ही है तो फिर कैसे जाएगी? और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाई तो भैया क्या बाहर जा पाएगी? तो बाहर भी नहीं जा पाएगी। यानी ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? शील्ड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि एजर्शन तो बिल्कुल सत्य साबित हो गया। रीजन, इन अ होलो स्फेरिकल शील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होने वाली है? 0, जो कि बिल्कुल सत्य है। गॉस थ्योरम ने यही बोला था कि एक होलो शेल रिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फ्लक्स 0, और भैया चार्ज की वैल्यू भी कितनी होने वाली है? 0। नेट चार्ज की वैल्यू 0। इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? तो हाँ भाई, दोनों के दोनों एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एजर्शन ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक लवली क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज इज ब्राउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। क्या कह रहा है? कुछ थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम लग सकती है काफी बच्चों को। कहता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इसके अंदर एक चार्ज घुसा दो, कोई सा भी चार्ज घुसा देता है। फिलहाल के लिए मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसे ई मान लिया मैंने, इस चार्ज को क्या मान लिया? पॉजिटिव। मुझे अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बाहर की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? बाहर की तरफ जाती है। तो मैं चाहूँ तो हर जगह बना सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए एक बार राइट में बना लेता हूँ, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे, इतने में मेरा काम हो जाएगा, मेरे को समझ आ जाएगी। इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 मान लिया, तो हर जगह क्या रहने वाली है? E1। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये राइट टर्न ले लेता हूँ और ये वाली टर्म लेफ्ट करके ले लेता हूँ। चलिए
कहता है कि अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके आया या रखा, द फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज। नियर बाय पॉइंट का मतलब राइट और लेफ्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, और ये डिपेंड करेगा चार्ज पे। क्या ये बात सही है या झूठ है, तो देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे क्लियरली दिख रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिजल्टेंट वाली है या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें गिवन है कैपिटल ई, और एक चार्ज की वजह से निकल रही है E1। दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, और हमें अच्छे से पता है अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E प्लस का E1। अब मैं थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूंगा एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो नेट वाली और इसको देखो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो E माइनस का E1। यहाँ पर इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है E प्लस का E1, यानी कि राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है E माइनस का E1, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर नियर बाय पॉइंट पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है अगर आप पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लेके देखोगे तब भी ऐसी होगा। आप सभी को पता है अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज ले लोगे तब भी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्शन बनाओगे तो एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। यानी कि हर हालत में एजर्शन क्या है, 100% सही है, यानी कि सत्य है। एजर्शन भी आपका बिल्कुल सही हो गया। बात कर लेते हैं रीजन के बारे में। कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। अब कोई बच्चा इसके बारे में बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेचर ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। भाई ये बात तो कुछ हजम ही नहीं हो रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, हमें अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, बाहर जाती है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रही है। पॉजिटिव है तो बाहर और नेगेटिव है तो क्या हो गई, अंदर हो गई। ठीक है, तो ये इसके साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंड कर रही है पॉजिटिव के बाहर और नेगेटिव के अंदर। तो इसका रीजन क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। तो आपको अब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां पर एजर्शन सही हो और रीजन क्या हो आपका गलत हो। अब ये जनरली सी ऑप्शन होता है, बट आप फिर भी एक बार मैच कर लीजिएगा अपने पेपर में कि कौन सा ऑप्शन है जहां पर एजर्शन सही हो रीजन गलत हो। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। कहता है अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज अ पिन होल एट इट्स सेंटर। अभी जिन बच्चों ने अभी तक की वीडियो या अभी तक का जो 7 क्वेश्चन है वो ध्यान से देखे हैं, वो 8 क्वेश्चन को छूटते ही बता देंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आपके 2026 के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, या हो सकता है आपके हाफ ईयरली या किसी न किसी आपके एग्जाम में देखने को ये मिल जाए। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। कहते हैं एजर्शन अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज अ पिन होल एट इट्स सेंटर। डिस्क बेटा हमेशा ध्यान रखना, डिस्क कूलम लॉ के बारे में अगर आप डिटेल में बात करोगे और अगर गॉस थ्योरम के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा जो डिस्क होती है वो बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो डिस्क होती है वो बहुत सारी कंसेंट्रिक किससे बनके बनी होती है, रिंग। वो सारी चूड़ियों को ले लो या फिर रिंग को ले लो, मिला दो तो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, जो सही है, बिल्कुल सही है। कहता है अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज अ पिन होल एट इट्स सेंटर। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी अगर आपने कॉम्पैक्ट डिस्क भी देखी हो तो उसके बीच में भी क्या होता है, एक छेद होता है, बट यहाँ पे ये छेद पिन होल है, याद रखना, छोटा होल होता है। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन हाँ वैसे ही कुछ आप रिलेट कर सकते हो। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज 0। अभी 2 मिनट पहले समझाया था, रिंग के सेंटर में, रिंग के सेंटर में, डिस्क के सेंटर में, या फिर अगर कंसेंट्रिक जिसे बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती है, 0, क्योंकि वहां पर चार्ज होता ही नहीं है। तो एजर्शन तो इसका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, क्योंकि रिंग के सेंटर में भी अगर आप निकालोगे तो अंदर सेंटर के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। और बताने वाला साइंटिस्ट कौन है हमारा, इस चैप्टर का मेन हीरो, गॉस थ्योरम करके। तो एजर्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज अ पिन होल इज सेंटर। हाँ भाई सेंटर होता है, और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज 0। ये भी बिल्कुल सही है। रीजन कहते हैं डिस्क कैन सपोज टू मेड अप ऑफ मैनी रिंग। जो डिस्क है वो सपोज की जाती है, सपोज जैसा भी मैंने आपको बताया, टू मेड ऑफ मैनी रिंग, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है, कंसेंट्रिक रिंग जिसे बोलते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज 0। हाँ बिल्कुल 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 सत्य 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 है ये भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रिंग के सेंटर में कितनी होती है, 0। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा इसका आंसर ना बता पाए कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, दोनों ही रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल आंसर ए, that assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion.
इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन की नॉलेज गेन करने के लिए याद रखिएगा, जो बातें आपको बताई जा रही है नोट डाल के कॉर्नर में लिखते जाइएगा। और अगर आपने अभी तक 8 क्वेश्चन में से 8 के 8 क्वेश्चन आपने खुद से सही कर लिया तो भैया ऐसा है, जीत हम लोगों की होनी है और आप लोगों की होनी है, यानी कि हम सबकी होनी है जीत। ठीक है, इसे ऐसे मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड क्रॉस ईच अदर। ये तो पहले क्वेश्चन का ही कॉपी आ गया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इन्होंने क्रॉस किया तो एक पॉइंट से कितनी डायरेक्शन, 2, जो कि प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल। असर्शन तो हो गया, बिल्कुल गलत साबित हो गया इसका। रीजन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी 2 मिनट पहले लिखा था। सुपर इम्पोज का मतलब मैंने बता दिया था, एक पॉइंट में मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट में मिलेगी और मिलके क्या देने वाली है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाली है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका असर्शन बिल्कुल गलत हो और रीजन क्या हो, सही हो। ठीक है, तो ये याद रखना, एक छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है खाली, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आ गया भाई, आ गया मजेदार क्वेश्चन आ गया, जिसे बोलते हैं पूरे चांस है इस क्वेश्चन के छपने के, पूरे चांस है। वैसे पूरे असर्शन बेस्ड रीजन जो करवा रहे हैं इसी के, क्योंकि जनरली असर्शन बेस्ड रीजन के लिए आप गूगल या चैट जीपीटी की भी हेल्प लेते हैं, तब भी आप पजल हो जाते हो कि आंसर सही भी है या गलत है, अपने ऊपर ही डाउट में रहते हो। तो कभी डाउट में मत रहना, सिंपली वीडियो देखो, अपने आप ही असर्शन रीजन क्लियर हो जाएंगे। ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं 10th की। असर्शन क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर। कहने का मतलब है कि अगर फ्लक्स जीरो है, पहली लाइन में लिखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो भैया हमें अच्छे से पता है गॉस थ्योरम का फॉर्मूला कंप्लीट तो ये था, E डॉट ds n के विच इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कह रहा है फ्लक्स जीरो है तो बेटा आपको पता होना चाहिए फ्लक्स की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, बिल्कुल सत्य 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 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। रीजन कहता है द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, वैसे चार्ज नहीं, यहाँ पे नेट चार्ज होना चाहिए था। जैसा कि अभी आपको बताया, अगर फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर रखा हुआ नेट चार्ज की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल लिया था, कंडक्टिंग शील्ड के अंदर जो होता है, या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और फ्लक्स भी कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। तो रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, बस आपको ये सोच के बताना है क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों गॉस थ्योरम पे ही डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट असर्शन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब आया दमदार क्वेश्चन। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर डाला तो भाई आप अपने आप को सही में प्रथम समझिए, फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है आपका, अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है वो, क्योंकि ये फुल्ली हाई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम मजेदार जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस भी हो जाएगा, नॉलेज बेस भी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 टाइम द इनिशियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन इन्फिनिटिवली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हिंदी में तात्पर्य है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 टाइम द इनिशियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन इन्फिनिटिवली, एक इन्फिनिटी वायर होती है, सबको इसकी शक्ल देख के याद हो गया होगा, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, कौन सी वाली, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाली। इसका डिस्टेंस मान लिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में r मान लिया, कह रहा है कि मूव कर रहे हैं डिस्टेंस को ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 टाइम द इनिशियल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस जो है पहले r था, अब कितना हो गया, 2r करके हो गया। चलिए ये भी ठीक है, r से कितना हो गया, 2r, पहले यहाँ निकाल रहे थे, अब इस o डैश वाले पॉइंट में निकाल रहे हैं। कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। एक बार देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इन्फिनिटी वायर के केस में फॉर्मूला आता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r करके, ये इनिशियल केस हो गया। फाइनली अब मैंने डिस्टेंस को कितना कर दिया, 2r कर दिया, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r हो जाएगा। क्लियरली पता लग रहा है सभी को, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है, Q/L कूलम पर मीटर इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनके बीच में रिलेशन बनाता हूँ तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी कि लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह मैं क्या डाल दूंगा, E, तो E/2। तो भैया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/3 नहीं 1/2 हो गई है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 1/3 हो गई है। तो यानी कि असर्शन तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। असर्शन तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीजन की बात करते हैं,
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। बिल्कुल सही बात है। ई और आर के बीच में अगर आप ध्यान से आंखें खोल के देखोगे तो आपको कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, इनवर्सली। यानी कि ये वो क्वेश्चन होगा जिसका एजर्शन गलत और रीजन क्या होगा आपका, सही होगा। आपको अगेन एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, मे बी जनरली सी ऑप्शन होते हैं ऐसे, बट आप फिर भी पढ़ लीजिएगा जिसका एजर्शन गलत हो और रीजन क्या हो सही। इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं डाले, अगर बच्चा ये बोलता कि भैया ए बी सी डी ई एफ करके डाल दो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। एजर्शन कह रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन अ सर्कल अराउंड अ चार्ज द वर्क डन विल बी 0, यानी कि एक पॉइंट चार्ज को आप रोटेट करवा रहे हो सर्कल में, तो भैया बात ऐसी है जब आप उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराओगे विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ऐसा है कि वो घूम फिर के दोबारा अगर वहीं आएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला तो वैसे भी सभी को पता होता है, क्या होता है, एफ डॉट डी करके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होती है तो उसका वर्क डन कितना निकल के आता है, 0 ही निकल के आता है। तो एजर्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, इसका सत्य साबित हो गया। रीजन के बारे में बात करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। वर्क डन का फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो रीजन भी क्या है इसका, सही है। एजर्शन सही, रीजन सही। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो नहीं भाई, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि एक जो है वो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा है जबकि एक रोटेशन टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करता या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता तब कंडीशन कुछ और होती, बट फिलहाल ये खाली चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसने कुछ नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए सिंपली इसका वर्क डन कितना कंसीडर कर लिया गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम जनरली इस केस में 0 कंसीडर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसको कर लिया तो सर्वश्रेष्ठ नाम का एक वर्ड होता है जो आप ही के आगे जुड़ा जाएगा, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। बहुत ही मजेदार, वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, इसका सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करना, देन इसका सॉल्यूशन देखना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं एजर्शन के बारे में। कहता है अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन इंसुलेटेड थ्रेड, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना लेता हूं, यहाँ पर एक धागे से लटका करके एक यूनिफॉर्म बॉल को, यानी कि एक बॉल को लटका दिया गया, मेटल बॉल को। ठीक है, इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल ऑन द बॉल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि जैसे ही मेटल सरफेस से हाई एनर्जेटिक बीम के बारे में सुना होगा, और अगर हाई एनर्जेटिक बीम नहीं सुना तो पक्का फोटोन्स के बारे में सुना होगा, कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस से फोटोन टकराते हैं, टकरा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता था फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है केमिस्ट्री में, और ये जो आ रहे हैं इनको हम लोग फोटोन नाम देते हैं। वैसे जनरली इनको हाई एनर्जी बीम भी बोला जाता है, ठीक है, बट फोटोन बोलेंगे फिलहाल के लिए, तो ये भी सही है। कुछ जने रेडिएशन भी बोल लेते हैं। तो ये आए, टकराए और इलेक्ट्रॉन का हो गए बाहर। और अभी 2 मिनट पहले हमने सीखा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे लेके आते हैं। कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से में एक मेटल बॉल रखी और इससे हाई एनर्जी बीम या एक्सरे बीम को टकराया, और जैसे एक्सरे बीम इससे टकराएंगे द एक्सरे हाई एनर्जी बीम इज आल्सो बिहेव एज अ फोटोन। ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, फोटोन। तो फोटोन इससे टकराए, और फोटोन अगर इससे टकराएंगे तो इस स्फीयर से या मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अभी बताया गया था कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, आपका पॉजिटिव करके आ जाता है। आगे कह रहे हैं इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल ऑन द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस बॉल में पॉजिटिव चार्ज आ गया या अगर इसमें नेगेटिव भी चार्ज आता तब भी ये बॉल क्या करती, डिफ्लेक्ट करती। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करती है, हिलती। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हिलेगी या मूव करेगी। क्यों, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करती है। तो एजर्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, इसका सत्य साबित हो गया। रीजन के बारे में बात करते हैं। एक्सरे एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया जो एक्सरे है हाई एनर्जेटिक बीम, ये फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड मेटल बिकम नेगेटिवली चार्ज। नहीं भैया ये तो गलत लिखा है, हमने देखा जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसमें नेगेटिव नहीं, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में रीजन तो पूरा गलत हो गया और एजर्शन क्या हो गया, सही। तो यानी कि इसका ऑप्शन में आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी या डी या ई भी हो सकता है कि एजर्शन इसका सही हो और रीजन क्या हो, इसका गलत हो। बिल्कुल एकदम मजेदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मजेदार क्वेश्चन कह रहा है कॉलम
जो रेंज होते हैं कॉलम फोर्स की इंफिनिटी की जगह लार्ज भी लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी उनको पता होगा जो कॉलम फोर्स की रेंज होती है बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। रीजन कॉलम फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, अभी 2 मिनट पहले ही समझाया था आपको कि कॉलम फोर्स जो होती है वो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लगती है। तीसरे चार्ज पार्टिकल का होना और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स को, हालांकि नेट फोर्स को फर्क पड़ता है, वो आपको वेक्टर सम से निकालना पड़ेगा। तो एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नहीं भैया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले दोनों एक दूसरे पे डिपेंड? क्योंकि एक रेंज को बता रहा है और एक 2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को बता रहा है, यानी कि दोनों थोड़े अलग अलग कंसेप्ट है। एक फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर रहा है और एक जो है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट एजर्शन ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, क्योंकि यहाँ पे रीजन का कोई लेना देना है ही नहीं एजर्शन से। देखो कॉलम फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, अरे भैया 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में कॉलम फोर्स लग रही है, इससे रेंज का क्या पता लगेगा? क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एजर्शन अ पॉइंट चार्ज q is placed at a distance a/2 directly above the center of a square of side a। ठीक है, मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। स्क्वायर का मतलब सबको पता है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर a है। कह रहा है इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस में एक चार्ज रखा गया है, q रखा गया है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। मतलब कहते हैं आप इससे फ्लक्स निकालो, आपको पता है फ्लक्स निकालने के लिए आपको इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पे माननी पड़ेगी। अब आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानोगे और आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉस थ्योरम का फ्लक्स तो वैसे भी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी डायमेंशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि जो फ्लक्स है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ, यानी कि अगर लेंथ a की जगह 2a होती, 2a की जगह 10a होती, क्या कोई फर्क पड़ता फ्लक्स को? बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स खाली चार्ज पे डिपेंड करता है। तो एजर्शन तो बिल्कुल सत्य है। रीजन गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहिए जो गॉस थ्योरम होती है उसका जो फ्लक्स होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मैंने अभी पहले के क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में बता दिया कि फ्लक्स जो होता है खाली चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? तो 100+1% हाँ, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15 तक? ये 15 क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर इन 15 क्वेश्चनों को आपने ध्यान से एक बार और रिपीट कर लेना, क्योंकि जनरली एजर्शन बेस और रीजन ये जो होते हैं ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरली दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से जल्दी स्लिप हो जाए। तो इनको एक बार और जरूर प्रैक्टिस करना, बल्कि बार बार दोहराते रहना, अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी और नॉलेज के लिए और सारी वीडियो के लिए, एजर्शन रीजन की और सारी वीडियो के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.bhautikstudy.com में जा सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल चैप्टर मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, जहां पर आपकी नॉलेज और इंप्रूव होगी। नॉलेज इंप्रूव होने का सिंपल मतलब है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।